गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर क्लास में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज देवली। हमने और जब कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई थी उससे पहले व्यवहारवाद को हमने वीडियो मोड के थ्रू ही पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम उत्तर व्यवहारवाद को वीडियो मोड के थ्रू नहीं पढ़ पाए थे, क्लास में इसको बताया था। अब उत्तर व्यवहारवाद को भी हम अच्छे से इसमें अध्ययन करेंगे जिससे कि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो जाए और आप उनका एग्ज़ाम के पर्पज़ से याद कर सको, ठीक है। तो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब डेविड ईस्टन थे उन्होंने व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात किया था और व्यवहारवादी जिन्होंने उत्तर व्यवहारवादियों का ही बाद में रूप ले लिया था। माना जाता है कि उनके द्वारा जो शोध किए गए थे वो बहुत अधिक खर्चीले थे, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधि सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। व्यवहारवादी उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को गति जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकट से मुकाबला करना पड़ रहा था, वे स्वयं उनके संबंध में इससे अनजान थे। यानी कि जो व्यवहारवादी थे अपने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने में इतने डूबे हुए थे कि जो विश्व लेवल पर क्या समस्याएं हो रही है, क्या नहीं हो रही, उनसे कैसे सुलटारा किया जाए, उनको कोई मतलब नहीं था। वो विश्वविद्यालयों के शानदार जो ग्राउंड में बैठे रहते थे, एसी कमरों में बैठे रहते थे, लाइब्रेरीज में बैठकर अपना जो है ना तकनीकी समस्याओं और मॉडल निर्माण करने में उलझे हुए थे। उस टाइम जबकि आणविक अस्त्रों का आतंक था, गृह युद्ध था, तानाशाही शासकों का उदय होने की उनकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी, बढ़ते हुए सामाजिक विभेद थे, ऐसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी जिनके संबंध में व्यवहारवादी जो राजनीतिक शास्त्री थे उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ठीक है। इसीलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने प्रश्न किया था कि उस शोध अनुसंधान की क्या उपयोगिता थी जिसने समाज और व्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकटों, समस्याओं के समाधान की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। यानी कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि खुद व्यवहारवादियों को ही अपने आप में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई कि हमने जो शोध किए थे, हमने जो अनुसंधान किए थे, जो राजनीतिक सिद्धांत बनाए थे, उनके अंदर नए नए टेक्निक्स का प्रयोग किया था, वो बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि वो वर्तमान जो विश्व समाज है, विश्व स्तर पर जो समस्याओं का समाधान करने में वो बिल्कुल भी सहायक सिद्ध नहीं होती हैं। इसलिए फिर जो व्यवहारवाद का प्रतिपादक था डेविड ईस्टन, उसी ने ही उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन भी किया था, ठीक है। डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवादी क्रांति, डेविड ईस्टन ने खुद नहीं उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के का जो वर्णन किया था, बताया था, उसके तहत उसने व्यवहारवाद का घोर विरोध किया था, ठीक है। अब हम अध्ययन करेंगे कि व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, ठीक है। हम देखेंगे कि जो व्यवहारवादी जो राजनीतिक विश्लेषण है उसमें प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व मूल्य के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया था। यानी कि जो राजनीतिक विश्लेषण जो किया गया था, राजनीतिक अध्ययन किया गया था व्यवहारवादिता के दौर में, उन्होंने मूल्यों को महत्व नहीं दिया गया था। विश्लेषण की तकनीकी को विश्लेषण वस्तु लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था। यानी विश्लेषण के अंदर टेक्निक को महत्व दिया गया था, लक्ष्यों को अधिक महत्व नहीं दिया गया था। इनके परिणाम स्वरूप देखो, मैं अब जो भी पढ़ाऊँगी उसके अंदर क्वेश्चन आंसर करते हुए पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी कि व्यवहारवादी ने किसको भुला दिया था, मूल्यों को भुला दिया था। वो टेक्निक यानी कि साधनों को ज़्यादा जोर देते थे कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य में क्या प्राप्त करना है, उससे उनको कोई मतलब नहीं था, केवल वो टेक्निक्स पे ज़्यादा जोर देते थे, ठीक है। इसका क्या परिणाम हुआ कि राजनीतिक विश्लेषण की तथाकथित जो वैज्ञानिकता है उसका एक निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया। राजनीति विज्ञान तो बनता जा रहा था, एक स्तर तक विज्ञान तो बन गया था, लेकिन उसके निष्कर्ष थे वो समय के अनुसार प्रासंगिक भी नहीं थे और उनमें शाश्वतता का अभाव भी नहीं था। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण था उसमें मूल्यों की जो को समाविष्ट किया गया, यानी मूल्यों को महत्व दिया गया जिनको व्यवहारवादियों ने बिल्कुल नकार दिया था, ठीक है। मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को प्रासंगिकता प्रदान करने में का समर्थन किया, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को कमजोर नहीं होना, यानी कि ऐसा नहीं है कि व्यवहारवाद चालू हो गया तो उत्तर व्यवहारवाद ने जो व्यवहारवादी शोध की जो वैज्ञानिकता थी उसको समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकता के तत्व को कमजोर नहीं किया था, बल्कि वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा महत्व देना चाहते थे उत्तर व्यवहारवादी। इस अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद क्या है, एक वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है।
ठीक है, जिसमें तथ्यों को और मूल्यों को, यानी कि मेन अंतर जो अब हम जो इसमें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में जो अंतर था उन अंतर को बताते हुए व्यवहारवाद की सारी विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो हमें अगर क्वेश्चन अलग से आता है दोनों में अंतर बताइए, जैसा ही मैंने क्लास टेस्ट में भी कराए हुए हैं, दिए थे 5 क्वेश्चन, तो उसमें ये अंतर अपना आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, व्यवहारवाद में मूल्यों को कोई महत्व नहीं दिया गया, तथ्यों को महत्व दिया गया था। उत्तर व्यवहारवाद में मूल्य और तथ्य दोनों को ही महत्व दिया गया था, दोनों को ही विवेक सम्मत समावेश इसमें किया गया था। ठीक है, डेविड ईस्टन ने अब इसकी क्रांति दी थी, क्रांति क्या इसकी परिभाषा दी है, यानी खुद डेविड ईस्टन ने क्या क्या कहा है इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि जो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद पर क्या कहा, उत्तर व्यवहारवाद जो क्रांति है व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है। ठीक है, जिसके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धतियों का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया था। किसमें? व्यवहारवाद में। यानी कि इसने जो व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ बताते हुए व्यवहारवाद के बारे में बताया है कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है, व्यवहारवाद को विरोध करता है। क्यों? क्योंकि व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को कठोर विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग किया, यानी कि राजनीतिक विज्ञान के अंदर जो प्राकृतिक विज्ञान है उनकी टेक्निक का प्रयोग किया, उसको विशुद्ध विज्ञान बनाने का प्रयास किया था। इसके विरोध स्वरूप उत्तर व्यवहारवादी क्रांति आई थी। ठीक है, अब आता है कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ था, उत्तर व्यवहारवाद क्रांति के उदय के क्या कारण थे। ठीक है, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म था व्यवहारवाद की रूढ़िवादिता और दिशाहीनता के कारण हुआ था। डेविड ईस्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में ऐसा कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम विश्लेषण, क्या कहा था, कौन से कहा था, डेविड ईस्टन ने कहा था 1969 में कहा था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे और उसके अध्यक्ष भाषण में कहा था कि क्या कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपनी विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, यानी खुद ने ही व्यवहारवाद की आलोचना की थी, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के फिर कारण निम्न है। पहला जो कारण है उसमें यह है कि यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी जो प्रयास थे उनके माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए थे, लेकिन इनके बावजूद भी स्वयं कई व्यवहारवादी इन प्रयासों को अपर्याप्त और अनुभव महसूस करने लगे थे, जिनमें डेविड ईस्टन प्रमुख है। ठीक है, ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज और व्यक्ति की प्रकृति, यानी कि प्राकृतिक विज्ञानों की प्रकृति तो परिवर्तनशील नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो स्थिरता वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है, राजनीति विज्ञान के अंदर जो तत्व हैं, मेन जो उनकी इकाई है वो व्यक्ति और समाज होता है, जिनकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह कर पाना संभव नहीं है। तीसरा अगला है उत्तर व्यवहारवाद की एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। अगला कारण क्या था कि व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ था, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ था, क्योंकि व्यवहारवादी जो थे उनके शोध के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया था। असंतोष के परिणाम स्वरूप भी उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ था। जैसे पहले हम पूछते हैं व्यवहारवाद का जन्म क्यों हुआ था, व्यवहारवाद का उदय कारण क्या था, क्योंकि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसकी शोध पद्धतियों के प्रति उनमें असंतोष था, इसलिए व्यवहारवाद का जन्म हुआ था। व्यवहारवाद की पद्धति ज़्यादा हाई टेक्निक वाली हो गई, इसलिए इनके प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ, तो उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया, यानी मूल्यों को माना गया कि मूल्य जहाँ पर प्रयुक्त होंगे वहाँ वैज्ञानिक है या विज्ञान है वो दुर्बल हो जाएगा, तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया, जिसमें फैक्ट इफेक्ट हो, मनुष्य की भावना मानवता का कोई संबंध नहीं हो, ऐसे अध्ययन को इसमें वैज्ञानिक माना गया, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन है। ऐसा कौन कहते हैं? व्यवहारवादी। मूल्य प्रधान अध्ययन आदर्श स्थिति नहीं है। ठीक है, ऐसा इनके शोध थे, इन शोधों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ तो उत्तर व्यवहारवाद जन्म लिया था। ठीक है, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या माना था कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, अतः इन दोनों में भेद करना
तृतीय में है। तथ्य और मूल्य दोनों ही का संबंध व्यक्ति से है और व्यक्ति के संदर्भ में ये दोनों ही प्रासंगिक है। इन दोनों में भेद नहीं किया जा सकता। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता है। जिनको व्यवहारवादियों ने बिल्कुल ही नकार दिया था कि हमारे शोध में मूल्यों का कोई मतलब नहीं है, उसको इन्होंने महत्व दिया कि मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हो गए इसके कारण, यानी कि व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के स्वरूप में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ था। ठीक है, अब है उत्तर व्यवहारवाद के विशेषताएं, इसकी मान्यताएं क्या हैं। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के 2 प्रमुख लक्षण बताए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्तर व्यवहारवाद की जो मान्यता हैं उनको क्या नाम दिया गया, उनको बोलते हैं प्रासंगिकता का सिद्धांत या प्रासंगिकता और कर्म। ठीक है, 2 लक्षण हैं, यानी डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के 2 लक्षण बताए हैं, शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता और क्रिया अनिश्चितता या कर्म। ठीक है, डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं का उल्लेख किया और उन्होंने प्रासंगिकता के सिद्धांत कहा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रासंगिकता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ठीक है, हमें इसका उत्तर देना है कि डेविड ईस्टन ने जो अपना उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था उसके उन्होंने 2 लक्षण बताए थे। ठीक है, प्रासंगिकता और कर्म, शॉर्ट में इनका यह नाम है। दूसरा नाम है शोध की सार्थकता और क्रिया अनिश्चितता। ठीक है, इनको उसने प्रासंगिकता के सिद्धांत कहा था। पहला लक्षण है इसका तकनीकी से पूर्व सार का अध्ययन, यानी कि व्यवहारवाद में टेक्निक का अध्ययन किया गया था, सार को महत्व नहीं दिया गया था। इन्होंने कहा था टेक्निक्स का प्रयोग करने से पहले हम उस उद्देश्य को जानना चाहेंगे, उसका अध्ययन करना चाहिए जिसके लिए उन तकनीकों का प्रयोग किया गया। ठीक है, उत्तर व्यवहारवादियों का कहना था कि व्यवहारवादी, अब देखो अंतर भी आएगा दोनों में, व्यवहारवादियों क्या इसके संदर्भ में क्या विचार थे कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते थे, यानी कि सार या विषय वस्तु के बजाय वो टेक्निक को महत्व देते थे। ठीक है, अंतर हो गया एक। जबकि उत्तर व्यवहारवादी के मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीक, यानी सार और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। ठीक है, तथ्यों की बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्राय तकनीकी के पीछे भागते रहे हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिसके लिए उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी जिनके लिए उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन, मतलब इसमें अंतर को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे कि व्यवहारवादी तकनीकी को अधिक महत्व देते थे सार से पहले। ठीक है, व्यवहारवादी जो थे वो तकनीक को सार से अधिक प्रधानता देते थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी अनुसंधान के लिए उपकरणों के विकास को करना चाहते थे, लेकिन वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उस उद्देश्य को मानते थे जिनके लिए उनके उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि व्यवहारवादी साधनों को महत्व देते थे, उद्देश्य को नहीं महत्व देते थे। ये उद्देश्य को महत्व ज़्यादा देते थे और साधनों को गौण नहीं समझते, साधनों को महत्वपूर्ण मानते, लेकिन पहले वो उद्देश्य सर्वोपरि होना चाहिए, ऐसा ये मानते थे। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन पर बल, यानी कि सामाजिक परिवर्तन पर बल देते थे उत्तर व्यवहारवादी, जबकि व्यवहारवादी समाज में परिवर्तनों के विरुद्ध ही बिल्कुल ही वो उदासीन थे, रूढ़िवादी थे। ठीक है, आप देखते हैं क्या है, व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तन संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई थी, यानी केवल मामूली परिवर्तन करना चाहते थे, बाकी नहीं, यानी कि उनकी विचारधारा रूढ़िवादी थी। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है, यानी व्यवहारवादी परिवर्तन का विरोधी विचारधारा है क्योंकि वो रूढ़िवादी है, और उत्तर व्यवहारवादी परिवर्तन का समर्थन है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी रूढ़िवादी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोधी व्यवहारवाद के प्राणी शास्त्र और तकनीकी में निहित है, यानी कि परिवर्तन विरोधी व्यवहार तो प्राणी शास्त्र और तकनीकी में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों का वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है, यानी कि व्यवहारवादी जो है वो तथ्यों का वर्णन करता है, उनका विश्लेषण तक ही अपने आप को सीमित करता है। समाज में क्या है क्या नहीं उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान है, यानी जिन तथ्यों और विश्लेषणों तक कि उसका सारा जो अध्ययन था, सारा शोध था, सारा कार्य सीमित था,
वो उन तथ्यों की सामाजिक प्रासंगिकता क्या होगी, यानी वो सारे जो खोज है, वो सारे जो सिद्धांत बनाए हैं, वो सारे प्रयोग किए हैं, वो समाज के लिए प्रासंगिक होंगे या नहीं होंगे, समाज के लिए उपयोगी होंगे या नहीं होंगे, इस बात से उनको कोई संबंध नहीं था। अतः व्यापक संदर्भ की ओर उदासीन ही रहता है व्यवहारवाद। इन सब का परिणाम क्या हुआ कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए ही गुंजाइश थी। जो कि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि हम जो भी शोध करें, जो भी प्रयोग करें, जो भी विश्लेषण करें, वो सब समाज के लिए उपयोगी होने चाहिए। ठीक है। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, मैंने पहले ही बताया था कि जिस समय व्यवहारवादी शोध चल रहा था, व्यवहारवादी अनुसंधान चल रहे थे, उस टाइम विश्व लेवल पर बहुत सारी समस्याएं थी जिनका आवश्यक समाधान निकालना व्यवहारवादियों ने आवश्यक नहीं समझा, यानी व्यवहारवादी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसी कोई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं विश्व लेवल पर विभिन्न राज्यों में। ठीक है। जो जिस समय व्यवहारवाद का उदय हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वह युग संकट और चिंता का युग था और व्यवहारवाद के अमूर्त प्रत्ययों एवं अवधारणाओं में व्यक्ति तथा समाज की व्यापक एवं गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी। समाजशास्त्र का औचित्य उसी स्थिति में सर्वमान्य होगा जबकि समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्ष, आकांक्षाओं, संदर्भों एवं चिंताओं के उचित समाधान किए जाएं। इसलिए व्यवहारवाद पर ये आरोप लगाया जाता है कि उसकी शोध वस्तु स्थिति से संबंधित नहीं है। अतः उत्तर व्यवहारवाद का जो मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान की मदद करना है जिससे कि संकट से बचा जा सके तथा मानव जाति की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ठीक है। अगला है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। हमने पहले ही बताया था कि उन्होंने मूल्यों को बिल्कुल ही नकार दिया अपने शोध में, पूरे तरह वैज्ञानिक बन गए थे, पूरी तरह प्राकृतिक विज्ञान की तरह अपने शोध अनुसंधान किए थे, मूल्यों को कोई महत्व नहीं दिए थे। व्यक्ति की भावनाएं, फीलिंग, दया, ममता, जो हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, उनको इसने बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया था। व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को सर्वदा अस्वीकार न करते हुए भी विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर अपना अधिक, यानी कि व्यवहारवादियों ने विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर ज़्यादा बल दिया था। व्यवहारवादी दृष्टि से मूल्यों को सर्वथा उपेक्षा योग मानने में इनकी बिल्कुल ही उपेक्षा की गई थी। इस स्थिति ने राजनीति विज्ञान को कैसा कर दिया था, नीरस और प्रयोजनहीन, उद्देश्यहीन बना दिया था राजनीति विज्ञान को। वस्तुतः मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है, ऐसा उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था। अतः उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया था। अब एक लाइन आती है कि मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। ये विचार किसका था? किसका था? व्यवहारवादियों का था, उत्तर व्यवहारवादियों का था, आधुनिक था, परंपरागत वैज्ञानिकों का था। इसमें उत्तर आएगा उत्तर व्यवहारवादियों का। ठीक है। बुद्धिजीवियों की भूमिका। बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखा वर्ग है समाज का, वो बुद्धिजीवी वर्ग होता है। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीतिक शास्त्रियों को ये भी याद दिलाया कि वे बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीति विज्ञान बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपने उचित भूमिका नहीं निभाता है, वरन अपने दायित्व से विमुख भी हो जाता है। यानी कि कोई राजनीति विज्ञानी बुद्धिजीवी होने के नाते मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो अपनी उचित भूमिका को नहीं निभा पाता, बल्कि अपने दायित्व से विमुख भी हो जाता है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख दायित्व था। कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठा पर बल देते थे और उनका कथन था कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण में कार्यरत होना चाहिए। जितने भी राजनीति वैज्ञानिक हैं, जितने भी राजनीति में शोध करते हैं या विषयों के अध्ययन करते हैं, उन सबको समाज में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, समाज के प्रति कर्मनिष्ठ होना चाहिए, समाज का पुनर्निर्माण करना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि ज्ञान जो हमने हासिल किया है वो उसकी सार्थकता तब होगी तब वो व्यवहारिक होगा। इसका मतलब समाज में उसका उपयोग होगा। तभी तो वर्तमान में ऐसा नियम बना दिया गया यूजीसी ने कि जो भी हम शोध कार्य करते हैं उस शोध कार्य का समाज पर क्या उपयोग है, समाज के लिए क्या उसकी उपयोगिता, ये हमें बतानी होगी, ये हमें सिद्ध भी करनी होगी। हम जो शोध कार्य कर रहे हैं वो समाज के लिए उपयोगी है। ठीक है। तो ये जो थीम है वो उत्तर व्यवहारवादियों के से ही हमने एक तरह से मानी जा सकती है।
उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि कोरा चिंतन करने की ओर उन्मुख कोरे चिंतन की ओर उन्मुख ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसे शोध करना चाहिए जिसका समसामयिक समस्याओं को सुलझाने में योगदान। उन्होंने केवल चिंतन कर कर लिख किताबें लिख के पटक दी, लेकिन उनका कोई सामाजिक योगदान नहीं। जैसे कि अभी हमने आनंदम जो प्रोजेक्ट था उसके तहत सब लोगों को ऐसे टॉपिक दिए थे जिससे कि समाज में, परिवार में उनका महत्व हो सके, इसलिए बच्चों ने ऐसे ही टॉपिक लिए थे जिनको एक तरह से व्यवहारिक हो सारे टॉपिक। हमने ऐसे कोई टॉपिक नहीं लिए जिसको केवल निबंध लिख के पटक दिए, उनका कोई व्यवहारिक उनका उपयोग नहीं था। ठीक है। व्यवसाय का राजनीतिकरण। व्यवहारवादी तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मागर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं करते हैं। जो व्यवहारिक राजनीति है, व्यवहारिक जो राजनीति प्रक्रिया हैं, जो राजनीतिक कार्य हैं, उनसे व्यवहारवादी अपना आप को दूर रखते थे। वो उसके अंदर अपनी कोई भूमिका नहीं अदा करना चाहते थे, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते थे कि हमारा यहाँ पर कोई यूज है। हम तो वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक, हम राजनीति विज्ञान के नए नए शोध कार्य करते हैं, हम उनको नए नए सिद्धांत देते हैं, हमारी व्यवहारिक राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद का मानना है कि राजनीतिक शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षा हेतु संघर्ष के मैदान में आना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। ये 7 उसकी विशेषताएं थी जिनको प्रासंगिकता के सिद्धांत कहा गया था। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का एक प्रयास है। व्यवहारवाद का एक तरह से पूरी तरह विरोध आंदोलन नहीं है, खत्म करना नहीं चाहता, उसकी कमियों को दूर करना चाहता है। और साथ ही उसमें बुद्धिजीवियों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसमें हम सब लोग शामिल होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनसे ये अपेक्षा की गई है, उम्मीद की गई है उत्तर व्यवहारवादियों ने कि वो लोग समाज सुधार में अपना योगदान दें। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं पर अंकित किया जाना अनिवार्य दायित्व है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।